बहू ओ बहू देख, फिर से बारिश होने वाली है और तेरे कपड़े 2 दिन से यूं ही छत पर पड़े हुए हैं। अगर बारिश आई तो भीग जाएंगे, ये जल्दी से जाकर ले आ। शारदा जी ने अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहा, जिसे सुनकर उनकी बहू निशा अपने कमरे से तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, ले आऊंगी सासू माँ, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। अरे मेरे कपड़े हैं, खराब हो जाएंगे तो मैं आपसे मांगने नहीं आऊंगी। जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वो लाकर भी देगा। तो फिर आपके सिर में दर्द क्यों होने लगा? बोलते हुए निशा गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे से बाहर निकली, सीधा छत पर चली गई और जाकर जोर जोर से कपड़ों को खींचते हुए बड़बड़ाने लगी, जिसकी आवाज सीधा आंगन में सुनाई दे रही थी। अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है, मेरा थोड़ी देर आराम करना भी किसी को नहीं सुहाता। इस घर के लोग चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर सारे घर की सफाई करूं, सबकी सेवा करूं, जैसे मेरा शरीर हार्ड मांस का नहीं पत्थर का है। अरे 2 घड़ी अपने कमरे में आराम क्या करूं? सासू माँ तो सीने में दर्द इनके शुरू हो जाता है। पूरे दिन भर बैल की तरह खटती हूँ, वो नहीं दिखता, पर 2 घड़ी आराम करने बैठ जाओ तो तुरंत दिख जाता है। सच में मैं ये रोज रोज की किचकिच से थक चुकी हूँ। अब बर्दाश्त नहीं होता मुझे इनका रोज रोज का टोका टोकी। पता नहीं क्या समझती हैं खुद को। दरअसल अपने इकलौते बेटे सुमित के लिए शारदा जी ने बहुत सी लड़कियों को देखने के बाद निशा का चुनाव किया था। दूध की तरह गोरी और बीएससी तक पढ़ी निशा को देखते ही शारदा जी उस पर मोहित सी हो गई थी और घर आते ही जिद पर अड़ गई थी कि मेरी बहू बनेगी तो सिर्फ निशा ही, अन्यथा सुमित भले ही कुंवारा रह जाएगा, मुझे मंजूर होगा। इस तरह शारदा जी ने 3 साल पहले अपने बेटे का विवाह निशा से कर दिया था। निशा अपने पूरे परिवार की लाडली थी, खासकर अपनी माँ की, इसलिए वो थोड़ी जिद्दी, अहंकारी और स्वार्थी थी। उसके घर में उसकी माँ का ही शासन चलता था। बचपन से निशा की माँ ने उसको यही पाठ पढ़ाया था कि ससुराल जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना घर अलग बना लेना। संयुक्त परिवार में रहोगी तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी और जीवन भर उन लोगों की नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। ये बात निशा के जहन में इस कदर बैठ गई थी कि उसे किसी की अच्छाई नहीं दिखती थी। वैसे तो शारदा जी के परिवार में भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर निशा के परिवार के मुकाबले में उनकी स्थिति कुछ कमजोर थी। शारदा जी के पति मोहनलाल जी एक छोटी सी दुकान चलाते थे, पैसे कमाते थे, पर उस कम पैसों में उनकी पत्नी शारदा जी अपने घर को बहुत अच्छे से चला रही थी। साथ ही अपने इकलौते बेटे सुमित को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। इसीलिए तो सुमित एक विदेशी कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर काम कर रहा था, जिसकी शाखाएं देश भर के बड़े बड़े शहरों में थी। इसी वजह से सुमित को अक्सर अपनी कंपनी की अलग अलग जगह की शाखाओं का दौरा करना पड़ता था। इधर निशा अपनी माँ के सिखाए कदमों पर चल रही थी, इसलिए आए दिन वो अपनी सास शारदा जी से बात बात पर झगड़ा करने लग जाती। एक बार तो उसका मुंह खुल गया तो अब हर बात पर वो शारदा जी को ईंट का जवाब पत्थर से देने लगी। अब तो उस घर में हर दिन सास बहू में झगड़ा होने लगा। जिस घर में निशा के आने से पहले शांति रहती थी, अब शांति का वहां नामो निशान नहीं था। रोज रोज की नोक झोंक से तंग आकर शारदा जी हर दोपहर घर से थोड़ी दूर एक कमरे के गांव की असहाय औरतों की मदद करने में बिता रही थी। इधर शारदा जी के पति मोहनलाल जी भी एक शांति प्रिय व्यक्ति होने के नाते दोनों को कुछ भी नहीं कह पाते थे, क्योंकि वो शुरू से ही घर की औरतों के मामले में कोई टांग नहीं अड़ाते थे। वैसे अपनी पत्नी को अधिक प्यार करते थे, इसीलिए उसे अपने तरीके से समझा दिया करते थे, पर बहू के मुंह लगना उन्हें सही नहीं लगता था, इसीलिए वो अपनी दुकान से लेट आने लगे। दूसरी तरफ निशा रात दिन सुमित के कान भरने लगी कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी, उसे या तो उसके मायके पहुंचा दे या दूसरा मकान किराए पर लेकर रहे। रोज रोज सास बहू के झगड़े सुन सुनकर सुमित भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आता था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ माँ थी तो दूसरी तरफ पत्नी, इसलिए चुनाव करना उसके लिए बेहद मुश्किल था। तब एक शाम को जब सुमित अपने ऑफिस से आया तो सीधा अपने कमरे में गया। कमरे में निशा गुस्से से बाल बिखराई बैठी थी। निशा को ऐसे बैठे देखकर सुमित को समझ आ गया था कि आज भी घर में महाभारत हुई है, इसीलिए वो निशा से बोला, क्या हुआ है जो इस तरह बैठी हो? क्या आज फिर से माँ से झगड़ा हुआ? सुमित का सवाल सुनकर निशा गुस्से में चढ़ते हुए बोली,
हाँ, तुम्हारी माँ को मैं फूटी आंख नहीं सुहाती हूँ, इसलिए हर रोज मुझे बुरा भला कहती रही। वो चाहती ही नहीं कि मैं इस घर में रहूं, इसीलिए तो आए दिन मुझसे बिना बात का झगड़ा करने लग जाती हैं। मेरी कोई गलती नहीं होते हुए भी मुझसे रोज रोज झगड़ा करती हैं। कहते कहते निशा फुट फुट कर रोने लगी। निशा को ऐसे रोते देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुछ मर्द सब कुछ सह सकता है पर सुंदर स्त्री के आंसू वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस फिर क्या था, वो उन्हें उल्टे पैर अपनी माँ के कमरे में गया और गुस्से में अपना निर्णय सुना दिया कि वो कल ही इस घर को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि अब वो माँ और पत्नी का रोज रोज झगड़ा और नहीं झेल सकता। इतना कहकर सुमित अपने कमरे में आ गया और निशा से बोला, हम कल ही इस घर को छोड़कर किराए के मकान में शिफ्ट होंगे, तो तैयारी कर लेना। जैसे ही सुमित के मुंह से ये निकला, वैसे ही निशा के आंसू ऐसे उड़ गए मानो कपूर हवा में उड़ गया हो। जिस घड़ी का इंतजार निशा अपनी शादी की पहली रात से कर रही थी, वो आखिरकार आ ही गई। बस इसी खुशी की वजह से निशा की रात सोते जागते गुजर गई। खुशी के मारे उस रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह जल्दी उठकर सुमित घर से निकल गया और करीब 4-5 घंटे बाद घर आकर अपनी माँ से बोला कि माँ, मैंने अलग का मकान देख लिया है, इसलिए निशा के साथ दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहा हूँ। बेटी की बात सुनकर शारदा जी इतना ही बोल पाई, जाना है तो अपने पापा को आ जाने दे, उनसे बात करके चले जाना। पर सुमित अब एक पल भी उस घर में नहीं रुकना चाहता था, इसीलिए शारदा जी से बोला, नहीं, मैं अब किसी का इंतजार नहीं कर सकता। हर दिन कलह से अच्छा है अलग रहना, कम से कम शांति से तो जी पाऊंगा। ठीक है बेटा, अब जब तुमने निर्णय ले ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं हो, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हो, इसीलिए जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। पर हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज सामान की जरूरत हो तो यहाँ से ले जा सकते हो, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सब कुछ तुम्हारा ही होने वाला है। दर्द भरी आवाज में कहकर शारदा जी अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद सुमित जाकर एक छोटा सामान ढोने वाली गाड़ी ले आया, साथ में कुछ से सहायक भी थे। कुछ ही समय में वे लोग सामान बांधकर गाड़ी में दोनों पति पत्नी भी बैठकर चले गए। पर शारदा जी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर निकलकर उन दोनों को जाते हुए देख सकें, और ना ही सुमित जाते वक्त अपनी माँ से मिलने गया। शाम को जब मोहन लाल जी दुकान से आए, तभी शारदा जी ने सारी जानकारी मिली उनसे, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। पर हर दिन के झगड़े से अच्छा था दोनों जगह शांति रहे, ये सोचकर वो चुप रहे। उस रात दोनों पति पत्नी के गले से एक निवाला भी नहीं निकला। बस ऐसे ही सोच विचार में रात कट गई। देखते थे सुमित और निशा को गए हुए करीब 2 वर्ष हो गए थे, और इन 2 वर्ष में एक बार भी सुमित और निशा अपने माँ बाबूजी को देखने तक नहीं गए, और न ही शारदा जी और मोहन लाल जी गए। पर एक शाम जब शारदा जी अपनी छत पर टहल रही थीं, तो एक आदमी हैरान परेशान शारदा जी के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगा। आवाज सुनकर शारदा जी तुरंत नीचे आई, तो सामने अनजान व्यक्ति को देखकर उन्होंने कहा, जी आप कौन? शारदा जी के सवाल सुनकर वो व्यक्ति पहले तो शारदा जी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया, फिर बोला, मैं निशा और सुमित के पड़ोस में रहता हूँ, और आज निशा सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गई, जिससे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। इसलिए उसके मकान मालिक उसे अस्पताल लेकर गए हैं, क्योंकि निशा का पति सुमित भी यहाँ नहीं है और निशा माँ बनने वाली, इसीलिए मुझे उसके मकान मालिक ने कहा कि मैं आप लोगों तक ये खबर पहुँचा दूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर शारदा जी ने उससे पूछा कि मकान मालिक उसे किस अस्पताल में लेकर गए हैं, तो उसने सिटी हॉस्पिटल का नाम बता दिया। शारदा जी जल्दी से अंदर आई और एक थैले में कुछ आवश्यक सामान रखा, अलमारी में जो पैसे रखे थे वो लिए, और घर को ताला लगाकर रिक्शे में सिटी हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां जाकर जब निशा के बारे में पता किया तो पता चला कि निशा की हालत गंभीर है। सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसे और उसके होने वाले बच्चे को काफ़ी चोट आई है, और इसीलिए उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है, क्योंकि निशा का अभी 9 महीना लगा ही था, इसीलिए उसे गिरने की वजह से हल्का हल्का खून का रिसाव भी हो रहा था। ऐसे में डॉक्टर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि बच्चे और माँ की हालत बिगड़ भी सकती थी। इसी वजह से डॉक्टर ने निशा का तुरंत ऑपरेशन से डिलीवरी करने का निश्चय किया, और नर्स को बोली कि बाहर जाकर इनके परिवार वालों को खबर कर दो। तो नर्स ने तुरंत बाहर आकर आवाज़ लगाई कि निशा के साथ कौन है। डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करने और ऑपरेशन फीस जमा करने के लिए बुला रही हैं। इधर शारदा जी रिसेप्शन पर खड़ी नर्स से निशा के बारे में पूछ रही थी। वहीं पर निशा के मकान मालिक भी खड़े थे। वे समझ गए कि ये औरत शायद निशा की सास हैं, तभी इतनी बेचैनी से पूछ रही हैं। उन्होंने
हाथ जोड़कर शारदा जी को नमस्ते किया और फिर सारी बातें उन्हें बता दी। शारदा जी ने उन्हें बताया कि निशा उनकी बहू है। शारदा जी उस नर्स के साथ डॉक्टर के कक्ष में चली गई तो पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाया और फिर ऑपरेशन के लिए 20,000 रुपये जमा करने को कहा। शारदा जी हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद अपने पर्स से कुछ रुपए निकालते हुए डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब अभी तो मेरे पास 10,000 रुपए हैं, तो आप इसे जमा कीजिए, बाकी पैसे मैं अपने पति से फोन करके मंगवा लेती हूँ। तब तक आप मेरी बहू का ऑपरेशन शुरू कीजिए। मुझे किसी भी हालत में बच्चा और जच्चा दोनों साथ चाहिए, स्वस्थ चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल परेशान मत होइए। इतना कहकर डॉक्टर अंदर चले गए तो शारदा जी बाहर आकर काउंटर पर पैसे जमा करवा कर वहीं रख के लैंडलाइन फोन से अपने पति को फोन भी कर दिया। फिर मोहनलाल जी को फोन पर सारी बातें बताई और 20,000 रुपये अपने साथ लेकर आने को कहा। तो ठीक है कहकर मोहनलाल जी ने फोन रख दिया और पैसों का जुगाड़ करने लगे। करीब 1 घंटे बाद मोहनलाल जी भी वहां पैसे लेकर पहुंच गए, लेकिन निशा के मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। फिर दोनों पति पत्नी ऑपरेशन रूम से बाहर लगे एक बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद एक नर्स शारदा जी के पास आकर पूछ लगी कि निशा के साथ कौन आया है। तो शारदा जी ने कहा मैं आई हूँ। तो नर्स मुस्कुराते हुए बोली बधाई हो, लड़का हुआ है। नर्स ने कहा जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक नर्स ने बच्चे को लाकर शारदा जी की गोद में दिया तो बड़े प्यार से अपने पोते को देखने लगी। फिर अपने पति से कुछ इशारा किया तो मोहनलाल जी ने 1100 रुपये निकाल कर नर्स को देते हुए कहा कि ये मेरी तरफ से आप सबको मिठाई खाने के लिए है। थोड़ी देर बाद निशा को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर वार्ड में लाया गया, पर अभी वो बेहोश थी। फिर वार्ड में एक बिस्तर पर लिटाकर उसके पास के पालने में बच्चे को भी लिटा दिया। शारदा जी वहीं पर एक बेंच पर बैठकर कभी बच्चे को तो कभी निशा को देखती रही और मोहनलाल जी को दुकान भेज दिया क्योंकि अब वो बहुत लेट हो चुका था और दुकान बंद करने का समय भी हो चुका था। लेकिन करीब 2 घंटे के बाद निशा को होश आया। जब निशा की आंख खुली तो देखा उसके साथ शारदा जी उसके बच्चे को गोद में लिए उसके पास बैठी थी। राजकुमार आया है, बिल्कुल सुमित की तरह है। जब सुमित हुआ था तो वो भी ऐसा ही था। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली और निशा के माथे पर हाथ फेरने लगी। मन ममत्व भरा हाथ का स्पर्श पाकर निशा को बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी उसके मकान मालिक भी वहां आ गए और बोले बहुत बहुत बधाई हो निशा। फिर उन्होंने कहा निशा जब तुम्हें लेकर हम लोग यहाँ आ रहे थे तभी मेरी पत्नी ने तुम्हारी माँ को फ़ोन करके तुम्हारी तबीयत के बारे में बता दिया था। तब तुम्हारी माँ जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचने के बारे में बोल रही थी, पर शाम से सुबह हो गई पर अभी तक ना वो आई और ना ही तुम्हारे पापा। अगर शाम से सुबह हो गई थी पर अभी तक शारदा जी ने कुछ नहीं खाया था, बल्कि चाय तक भी नहीं पी थी। पूरी रात भर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए उनकी रात आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह मोहनलाल जी थर्मस में चाय लेकर आए और बोले शारदा तुम अब घर जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं यहाँ रुकता हूँ। वैसे भी कल से तुमने कुछ खाना भी नहीं खाया है, तुम्हारा खाना किचन में कल से ही यूं ही रखा हुआ है, इसलिए घर जाओ, नहा धोकर कुछ खा लेना और बहू के लिए खिचड़ी बना कर ले आना। तब तक मैं यहाँ बैठता हूँ। आज वैसे भी मैंने दुकान को वो स्टाफ के हवाले कर दिया है तो कोई जल्दबाजी नहीं है। मोहनलाल जी के कहने पर शारदा जी दोनों को बहू सी हिदायतें देकर चली गई और मोहनलाल जी वहाँ बाहर बेंच पर बैठ गए। शारदा जी के जाते ही निशा के बगल वाले बेड पर बैठी एक औरत जो अपनी बेटी की देखभाल कर रही थी क्योंकि कल उसकी भी बेटी का ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, वो वहीं बैठे बैठे निशा को देख कर पहले पूछने लगी बेटी तुम्हारी मम्मी पापा तो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं और वो तुम्हारी माँ बेचारी रात भर भूखी प्यासी तुम्हारी सेवा करती रही। अच्छा हुआ जो तुमने उन्हें आराम करने के लिए घर भेज दिया, बेचारी काफ़ी थक गई थी। तो उस औरत की बात सुनकर निशा बोली आंटी जी ये दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं बल्कि मेरे सास ससुर हैं। क्या? ऐसा बोलकर वो औरत आश्चर्य से निशा का मुंह देखने लगी और फिर उसने कहा क्या दुनिया में ऐसी भी सास होती हैं जो कल से बिना खाए पिए बहू की सेवा कर रही है? बेटी तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले। पूरा वर्ल्ड अब तक यही समझ रहा था कि ये तुम्हारे अपने मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना कर सकती है ये मैंने पहली बार देखा है। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि कभी अपनी सास को तकलीफ मत देना बेटा, कभी उनसे कठोर बातें मत करना क्योंकि हर किसी की किस्मत में ऐसे सास ससुर नहीं होते। मेरी ही बेटी को देख लो, अब तक झांकने तक नहीं आए हैं और ना ही फ़ोन से हाल चाल पूछा। उस औरत की बात सुनकर निशा सोचने लगी कि उसकी मम्मी भी एक औरत हैं और उसकी सास भी, पर दोनों में कितना अंतर है। उसकी मम्मी अभी तक उसे देखने भी नहीं आई और इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तभी बेटा चाय पी लो की आवाज़ से निशा का ध्यान भंग हो गया। सामने मोहनलाल जी की हाथ में चाय का कप लिए खड़े थे
और बगल वाली स्त्री से कह रहे थे, बहन जी आपको एक कष्ट दे रहा हूँ, आप मेरी बहू को हाथ लगाकर उठा दें ताकि वो चाय पी सके। और औरत उठी और निशा को उठाकर चाय पिलाने लगी तो मोहनलाल जी वार्ड से बाहर चले गए। निशा चाय का कप हाथ में लेते हुए अपने ससुर को बड़े ध्यान से देखते हुए सोचने लगी कि इस व्यक्ति ने आज तक मुझे बेटा के सिवा और किसी नाम से नहीं बुलाया और ना ही कठोर शब्द बोले। सच में मैंने इन लोगों के साथ बहुत बड़ा बुरा व्यवहार किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी शारदा जी हाथ में खाने का डब्बा और कुछ साफ सुथरे कपड़े लेकर वार्ड में दाखिल हुई और फिर निशा के कपड़े चेंज करके उसे अच्छे से आराम से तकिए की सपोर्ट से बैठा कर हल्का खाना खिलाने लगी। शाम को करीब 4 बजे निशा के मम्मी पापा ने एक साथ वार्ड में प्रवेश किया। उस समय शारदा जी निशा का सर सहला रही थी। बेड की दूसरी तरफ एक खाली बेंच पर वे दोनों बैठ गए। दोनों का यहाँ आना ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पार्टी में आए हो। निशा के पापा बार बार अपने कपड़ों को ठीक कर रहे थे और माँ का तो कहना ही क्या था। दोनों के कपड़ों से महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। दोनों ने औपचारिकता वश हाथ जोड़कर शारदा जी को नमस्कार किया पर फिर उनसे कोई बात नहीं की। तभी एक थैले में कुछ सामान रखकर शारदा जी ने वहां से उठते हुए निशा से कहा, बहू जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया, अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम भी एक सप्ताह बाद अपने टाके खुलवा कर अपने घर चली जाना। और हाँ, आज तक की दवाइयों का और अस्पताल के बिल का भुगतान तुम्हारे ससुर ने कर दिया है, जिसकी सारी रसीदें तुम्हारे तकियों के नीचे रखी हैं। सुमित आएगा तो उसे मेरा आशीर्वाद कह देना। इतना कहकर चलने के लिए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए कि अचानक उन्हें लगा कि उनका आंचल कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो निशा उनका आंचल पकड़े हुए थी और डबडबाई आंखों से उन्हें ही देखे जा रही थी। शारदा जी ने आंचल छुड़ाने का प्रयास किया तो निशा की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी क्या आप अपनी इस मूर्ख बेटी को माफ नहीं करेंगी? तो शारदा जी ने झट से निशा को गले से लगा लिया। उन्होंने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, पगली कहीं की मम्मा कभी अपनी बेटी से नाराज होती है क्या? स्वयं को मूर्ख क्यों कहती है? अरे सैकड़ों लड़कियों में से चुनकर तुझे मैं अपने घर लाई थी तो तुम मूर्ख कैसे हो गई? तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो और हमेशा मैंने तुझे बेटी ही समझा है। शारदा जी रोती जा रही थी और कहती जा रही थी। इधर निशा भी फूट फूट कर रो जा रही थी, जिसे देखकर शारदा जी बोली, ज्यादा नहीं रोते बेटा, अभी तुम्हारा शरीर कमजोर है इसलिए चुप हो जाओ। कहते हुए वो अपने आंचल से निशा के आंसू पोंछने लगी। तभी अचानक से शारदा जी का ध्यान दूसरी तरफ बैठे नेहा के मम्मी पापा की ओर गया तो वो लोग कब के चले गए थे। शायद निशा की माँ ने सोचा होगा कि अब वहाँ उनका कोई काम नहीं बचा, इसीलिए अपना सा मुंह लेकर जा चुकी थी। एक सप्ताह बाद निशा के टाके खुल चुके थे और उसे अस्पताल से छुट्टी की अनुमति मिल गई। सुमित भी काम से वापस आकर जब वो अस्पताल पहुंचा तो माँ को निशा के पास देखा तो सुमित के पाँव ही आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब उसने निशा और अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखा तो शारदा जी के पास जाकर उन्हें पैर छूकर प्रणाम किया। आज निशा को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी, इसलिए उसने सुमित को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वो अब किराए के मकान में न जाकर मम्मी के साथ सीधे अपने बच्चे के साथ अपने घर जाएगी। उसकी बात सुनकर सुमित काफ़ी खुश हो गया क्योंकि आज उसका घर फिर से एक होने जा रहा था और निशा को अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। बस इसीलिए सुमित उसे सीधा अपने घर ले गया जहाँ शारदा जी निशा और अपने पोते का अच्छे से स्वागत किया। अब उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो दोस्तों, जहाँ दो बर्तन रहेंगे वहाँ आवाज़ भी ज़रूर होगी, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि उनसे रिश्ता तोड़ दिया जाए, क्योंकि समय आने पर अपने ही काम आते हैं। इसीलिए दूसरों के बहकावे में आकर अपने सास ससुर का अपमान ना करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।